वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का अपना वीडियो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करें अपने न्यूक्लियाई। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्वांटम के पॉइंट ऑफ व्यू से और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूक्लियर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आज के वीडियो में अपने कई टॉपिक एक साथ ही कवर कर देंगे, जिसमें अपने न्यूक्लियाई का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, उसके बाद में एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस स्टडी करेंगे, उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई, उसके बाद में टाइप ऑफ न्यूक्लियाई स्टडी करेंगे और उसके बाद में साइज ऑफ न्यूक्लियर स्टडी करेंगे। यानी एक ही वीडियो में आपके 5 टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम के अपने स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से न्यूक्लियस की। सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल के अंदर आपको पता है कि रदरफोर्ड ने अपने जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड फॉइल के ऊपर स्कैटर करवाए थे, वहां से एक कंक्लूजन हमें ये मिला था कि न्यूक्लियस जो है एक बहुत स्मॉल रीजन है एटम के अंदर, सेंटर के अंदर एक बिल्कुल छोटा एक रीजन है जिसमें उसका सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, उसको अपने न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसका अंदाजा देखते हैं तो द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, और ये जो पॉजिटिव चार्ज और मास का 99.9% क्या करता है, कंटेन करता है। उसके बाद में द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द एटम, इट्स रेडियस जो होती है अप्रोक्स 10⁻⁴ टाइम्स होती है एटम की, 10⁻⁴ टाइम्स होती है एटम की। इसके लिए बहुत सारे न्यूक्लियस की साइज को कंपेयर करने के लिए कई सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसा दिया जाता है कि अगर एक फुटबॉल ग्राउंड को एटम मान के चले, उसके सेंटर के अंदर रखी हुई एक बॉल जो है वो न्यूक्लियस हो सकती है। एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि अगर पूरे क्लासरूम को आप एक एटम मान के चल रहे हैं, देन उसके सेंटर में कहीं पे अगर कोई पिन रखी है तो पिन की जो टिप होगी ऊपर की या टॉप होगा, उस ऑल पिन की टिप को अपने न्यूक्लियस मान के चल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है 10⁻12 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम होता है। बहुत बड़ी बात है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो 10⁻12 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम होता है, मेकिंग द एटम मोस्टली एम्प्टी स्पेस, क्योंकि ज्यादातर सारा का सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड होगा न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके बाकी जो एटम का पार्ट है वो सारा एम्प्टी स्पेस है। इफ एन एटम वर अ लार्ज एज अ क्लासरूम, मैंने एग्जांपल बता दिया, पिन हेड जो होगा वो न्यूक्लियस के साइज का होगा। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या न्यूक्लियस का खुद का कोई ऑन स्ट्रक्चर है, जैसे एटम का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो क्या न्यूक्लियस का भी एक ऑन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बनता है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, यानी अगर न्यूक्लियस का खुद का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीजें हैं, तो वो क्या है। और क्या बन सकता है, व्हाट फोर्स होल्ड इट टुगेदर, और आपको ये पता लगे कि इतना सारा पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत स्मॉल रीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करने वाला है, कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स ये बोलता है। लेकिन इतना सारा पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत ही स्मॉल रीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब कोई फोर्स उसको होल्ड किए हुए, कोई अट्रैक्शन फोर्स जो उसको होल्ड किए हुए, इसके बारे में। तो इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस का साइज, मास और स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद में न्यूक्लियर फिनोमेना पढ़ेंगे, जैसे रेडियो एक्टिविटी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन, ये सब अपने पढ़ने वाले। इसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी एटॉमिक मास क्या होता है और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो इससे पहले सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम की बात करते हैं तो एटम की रेंज होती है बेटा 10⁻12 मीटर, यानी एंगस्ट्रम की रेंज मान लो, लगभग 10⁻10 टू 10⁻12। अब इतना छोटा अगर कोई हमारे पास पार्टिकल है तो उसको मेजर करने के लिए सीधी सी बात है, हम जो जनरली यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, टन, ये चीजें यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपने को उतनी ही छोटी, जितना छोटा हमारे पास मास है, उसके लिए हमें उतनी ही छोटी यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी जिसमें उसको मेजर किया जा सके। तो इसलिए सबसे पहले इसकी एक यूनिट होती है बेटा एटॉमिक मास को मेजर करने की, वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो होती है अप्रोक्स 1.99 इंटू 10⁻26 kg, अप्रोक्स ये होती है। और ये होती किसकी इक्वल होती है, कार्बन 12 जो एटम है, कार्बन 12 का मतलब उसका एटॉमिक मास 12 है। कार्बन 12 जो एटम है उसका 1/12 पार्ट जो होगा उसको बोलते हैं 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम हैज अ मास ऑफ इतना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने,
कार्बन 12 का मास इतना होता है। सो किलोग्राम जो कन्वीनियंट नहीं है, अगर इसका ही 1/12 टाइम्स कर देते हैं, ये देखो, a special unit called the atomic mass unit U is used defined as 1/12 of mass of carbon 12, यानी कार्बन 12 के मास के 1/12 जो पार्ट होगा उसको अपने बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 1 AMU। इतनी छोटी यूनिट को अपने डिफाइन किया, तो 1 AMU को डिनोट करते हैं 1 U से, जो 1.66 इंटू 10⁻27 kg आएगा। उसके बाद में, और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो अप्रोक्स, ज्यादातर जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली इंटीजर मल्टीपल होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के मास के। हाइड्रोजन के मास के ज्यादातर जो एटम्स एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर मल्टीपल होते हैं, यानी किसी का मास ऐसा हो सकता है हाइड्रोजन का 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम, ऐसे इंटीजर मल्टीपल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.46 है, जो हाइड्रोजन के मास का इंटीजर मल्टीपल नहीं है। क्लियर। अभी अपने क्या देखा, हमने एक यूनिट को डिफाइन किया जिसका नाम AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो किसके इक्वल होता है, कार्बन 12 जो, या कार्बन 12 एटम है उसके भी मास के 1/12 जो पार्ट होता है उसको 1 AMU बोलते हैं, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट, जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसको स्टडी किया गया तो हमें ये पता लगा कि एक्चुअल में कोई एलिमेंट ज्यादातर अमाउंट में रियल में प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, वो अपने ही किसी और स्पेसिफिक पार्ट के साथ मिक्सअप मिलता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, या हाइड्रोजन का एक ही आइसोटॉप्स नहीं मिलता। अब यहाँ पे बात आती है आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं बेटा सेम एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही होते हैं, 2-3 प्रकार के हाइड्रोजन होंगे विद सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट मास। यानी हाइड्रोजन के भी 3 रूप होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। अब इन तीनों के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन इनका मास डिफरेंट होता है, इनको बोलते हैं आइसोटॉप। तो स्पेक्ट्रोमीटर ने ये रिवील किया कि ऑलमोस्ट जो एवरी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है एज ए मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। इसका मतलब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक्चुअल में मिक्स फॉर्म में, मिक्सचर की फॉर्म में मिलेगा। यानी हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन को रीड कर रहे हो या हीलियम को कर रहे हो, क्लोरीन को कर रहे हो, तो बिल्कुल वो सिंगल हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन के उसके अंदर 2-3 आइसोटॉप्स मिक्सअप होंगे। क्लियर। अब इसके बाद में जैसे एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले क्लोरीन का देख लेते हैं। जब अपने क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में आइसोटॉप्स होते हैं। क्लोरीन में मासेज जो होता है, जो उसमें से 75.4% तो होता है इस एटॉमिक मास वाला क्लोरीन, 34.98 वाला, और बाकी जो अपना बच गया वो होता है 36.98 वाला। यानी जो क्लोरीन मिलती है अपने को, ना तो इस मास वाली मिलती है ना इस मास वाली मिलती है, इन दोनों के मिक्सअप या मिक्सचर की फॉर्म में मिलता है। ऐसे ही तो इससे एवरेज एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो लगभग 35.47 हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, जिसमें से पहले को अपने प्रोटॉन बोलते हैं, एक्चुअल में इसका नाम प्रोटियम होता है, 1H1, यहाँ पे 1 आएगा बेटा, 1H1, 1 मतलब एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन और एटॉमिक मास भी 1, प्रोटियम। सेकंड जो होता है ये सबसे ज्यादा मिलता है, जब भी आप किसी हाइड्रोजन के मिक्सचर को देखोगे उसमें 99.985% ये मिलता है, प्रोटियम। उसके बाद में सेकंड होता है इसका ड्यूटेरियम, जो बनता है 1H2 होता है बेटा इसका, 1H2 जो इससे कम मिलता है। फिर होता है ट्राइटियम जो 1H3 होता है, रेडियो एक्टिव भी है और आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है इसको, किसको, अभी ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, भी हाइड्रोजन के किस आइसोटॉप्स को आर्टिफिशियली अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ट्राइटियम। क्लियर। इसके बाद में चलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स। मास ऑफ प्रोटॉन, मैंने बोला प्रोटियम को ही मास ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो लगभग अप्रोक्स 1.007 यूनिट होता है। ये ध्यान रखना बेटा, ये यूनिट है, यूनिट मतलब AMU में, तो AMU में अप्रोक्स 1.00, यानी हाइड्रोजन का जो अपनी एटॉमिक मास है उसको 1 यूनिट या 1 AMU कंसीडर कर सकते हैं, अगर इसको अपने नेग्लेक्ट कर दे तो 1 AMU या 1 यूनिट, और अगर इसको केजी में चेंज करते हैं तो 1.67 × 10⁻27 kg आ जाएगा। अब प्रोटॉन का जो मास होता है वो अप्रोक्स हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है।
एक्चुअल में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास घटा देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करे उसको भी घटा देते हैं, तो बाकी जो मास बचता है वो प्रोटॉन का मास होता है। और प्रोटॉन क्या कैरी करता है? एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, एक प्रोटॉन कैरी करता है और एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। मतलब एक प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है प्रोटॉन के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड नहीं होते, क्योंकि ये तो रदरफोर्ड ने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं प्लेनेटरी मॉडल के हिसाब से। अब इसके हिसाब से अगर कोई एटम है उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी Z है, और टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होगा वो हो जाएगा -ZE। टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या आ जाएगा बेटा? -ZE। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, एंड न्यूक्लियर का जो चार्ज होगा वो +ZE हो जाएगा। इट मींस क्या है? इट मींस ये सर कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही अपने Z से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी Z से डिनोट करेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होता है प्लस का E, मान लेते हैं प्लस का E, सॉरी अरे माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन ये इसके इक्वल ही होगा। देन इलेक्ट्रॉनिक अगर चार्ज निकालेंगे तो माइनस का Z ही आ जाएगा, Z इंटू माइनस, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा नेट। और अगर प्रोटॉन का निकालेंगे देन आ जाएगा Z इंटू प्लस का E, इट मींस प्लस का Z ही आ जाएगा, और ओवरऑल ये न्यूट्रल हो जाएगा। ओवरऑल एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। हेंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज Z। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी Z होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी Z होंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है इन द पोलैरिटी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगर बात करें अपने, चल जा भाई, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है वो आइसोटॉप है हाइड्रोजन के, मैंने पहले बता दिया 1s2 1s3। अब यहां से एक बात आती है, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक कर ली? ये कर लिया, ये कर लिया, एटॉमिक मास यूनिट को कर लिया, उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो अपने पढ़ लिया। उसके बाद में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे, फिर अपने इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब जब हाइड्रोजन को आगे स्टडी किया गया तो हाइड्रोजन के कई, मैंने बोला था कि 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जिसमें प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। जब इनके मास को चेक किया गया बाय एक्सपेरिमेंट तो इनके मास का रेशियो आया हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम का 1:2:3। अब इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि न्यूक्लियाई के अंदर कोई और न्यूट्रल मैटर एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन के अंदर 1H1 आ गया तो हमें ये पता लग गया अभी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन के अंदर आ गया 1H1 तो हमें पता लग गया कि सर 1 उसका प्रोटॉन है तो उसका मास भी 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का मास ही अप्रोक्स 1 है यूनिट के इक्वल, तो 1H1 आ गया। लेकिन जब ड्यूटेरियम के केस के अंदर देखा, 1s2 या ट्राइटियम के केस के अंदर देखा, अब यहां पर क्या है, एटम तो सॉरी प्रोटॉन तो एक ही है लेकिन मास डबल आ रहा है, प्रोटॉन तो एक ही है लेकिन मास ट्रिपल आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से ये पता लगा कि प्रोटॉन के अलावा भी न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर मास है और वो अप्रोक्स प्रोटॉन के मास के इक्वल है। तो यहां पर ये पता लगा कि इस प्रोटॉन के अलावा कोई और एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, देन इसका एटॉमिक मास अप्रोक्स डबल हो गया। ऐसे ही इस ट्राइटियम से क्या पता लगा कि इसके अंदर दो पार्टिकल्स और एग्जिस्ट करते हैं। इससे इसका क्या पता लगा अपने को भी, इसका मास जो है वो लगभग क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया प्रोटॉन का, तो 1:2:3 में मिला। अब यहां से क्या शो किया इसने भी, कंटेन करते हैं न्यूट्रल किसी मेटल को, और जो एडिशन टू प्रोटॉन इन द अमाउंट यानी मास के अंदर ऐड हो रहा है, रफली जो है वो इक्वल है 1 and 2 प्रोटॉन मासेस। इसका मतलब इसके अंदर जो है वो रफली एक पार्टिकल और एग्जिस्ट करता है जो किसके इक्वल है बेटा, हाइड्रोजन के, यानी प्रोटॉन के इक्वल मास के, प्रोटॉन के। और इसके अंदर 2 पार्टिकल है ऐसे जो लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल है। क्लियर? अब उसके बाद में 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने ये कंफर्म कर दिया कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या है?
वो जो पार्टिकल एक और एग्जिस्ट करता है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, जिसका नाम बाद में न्यूट्रॉन दिया गया। और उन्होंने ऐसा किया कैसे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बेरिलियम न्यूक्लियाई पर अल्फा पार्टिकल को कोलाइड करवाया, कोलिजन करवाई। क्या करवाया? कोलाइड करवाया। जैसे रदरफोर्ड ने क्या किया था, उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करवाया, ऐसे ही चैडविक ने क्या किया 1932 के अंदर बेरिलियम न्यूक्लियाई के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करवाया। बॉम्बार्ड करवाने के बाद में उसने क्या मिला रिजल्ट? रिजल्ट में मिला उसको एक न्यूट्रल रेडिएशन मिल गई। न्यूट्रल रेडिएशन का मतलब है एक ऐसा पार्टिकल बाहर निकलता हुआ उसने ऑब्जर्व किया जो न्यूट्रल है, जिस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, इजेक्टिंग फ्रॉम द लाइटर न्यूक्लियाई, इजेक्टिंग प्रोटॉन ऑफ फ्रॉम लाइटर न्यूक्लियाई। क्लियर? अब बेरिलियम न्यूक्लियाई पर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया, विच प्रोड्यूस क्या किया? न्यूट्रल रेडिएशन को प्रोड्यूस किया, जो केपेबल है इजेक्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम लाइटर न्यूक्लियाई से। क्लियर? उसी पार्टिकल को आगे नाम दिया गया न्यूट्रॉन। अब वो जो रेडिएशन लिखी अपने को मिली थी, न्यूट्रल रेडिएशन मिली थी, जब उसको फर्दर स्टडी किया गया, अब न्यूट्रल रेडिएशन तो फोटोन भी हो सकती है, क्योंकि फोटोन क्या है? फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल जो एनर्जी पैकेट है, लाइट का पार्टिकल, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने फोटोन थ्योरी में बोला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये भी हो सकता था। लेकिन एनर्जी और मोमेंटम का एनालिसिस जब किया गया तो उसने बोला कि जो एडिशनल रेडिएशन है वो फोटोन नहीं हो सकती, कुड नॉट बी फोटोन। अब यहां से डिस्कवरी हुई बेटा न्यूट्रॉन की, जिसका जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है मास ऑफ प्रोटॉन के नियरली इक्वल है, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा है। मास ऑफ न्यूट्रॉन हल्का सा ज्यादा है, इसका 1.00 उसका लगभग 7 था, और इसका 1.00 अप्रोक्स 8 है यूनिट। ये हल्का सा, यहाँ पे ध्यान रखना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हल्का सा स्लाइटली हैवी होता है, मास के अंदर ज्यादा होता है। अब चैडविक ने इसके हिसाब से 1935 के अंदर इसको नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद में इसी से कुछ और अपने को कंक्लूजन मिले कि फ्री न्यूट्रॉन जो है वो अनस्टेबल है। फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल है, अकेला न्यूट्रॉन नहीं रह सकता। जैसे हाइड्रोजन के अंदर अकेला प्रोटॉन रह सकता है न्यूक्लियस के अंदर, वैसे अकेला न्यूट्रॉन नहीं रह सकता। कि यानी ऐसा एटम अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर ओनली न्यूक्लियस के अंदर ओनली न्यूट्रॉन हो। क्लियर? उसके बाद में अनस्टेबल है और डीके इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन जो है वो टूटकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रॉन से क्या बन जाता है? एक प्रोटॉन बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है। यहाँ पे भी चार्ज कंजर्वेशन होता है और चार्ज क्वांटाइजेशन भी होता है। अब यहाँ पर जितना चार्ज नेट चार्ज ये है, इसका +1 हो गया और इसका -1 हो गया, तो ओवरऑल ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे पता लग गया। उसके बाद में ये क्या करता है, अकेला न्यूट्रॉन रह नहीं सकता, अनस्टेबल होता है, तो डीके हो जाता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो एक पार्टिकल मिलता है, जिसके बारे में आप पे आगे पढ़ोगे। अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो तब पढ़ते हैं। बीटा जो डीके होता है उसके अंदर यानी पढ़ते हैं अपने एक्चुअल में, इसको 3 टाइप के डीके इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में उस वक्त मैं बता भी दूंगा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में। अब उसके बाद में मीन लाइफ ऑफ जो इसकी है वो लगभग 1000 साल है इसकी मीन लाइफ। मीन लाइफ और हाफ लाइफ क्या होती है आगे उतना थोड़ा पड़ेगा, बट इट इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है। क्लियर? उसके बाद में न्यूक्लियर कंपोजिशन पता मिल गया। अब अपने को क्या मिला कि न्यूक्लियर की रियल में कंपोजिशन क्या है, यानी न्यूक्लियर के अंदर एक्चुअल में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो क्या पता लगा, Z तो है वो अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया बेटा, N जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, A जो है उसका Z+N हो गया। क्यों हो गया Z+N? क्योंकि Z अप्रोक्स 1 लेके चलते हैं बेटा, सॉरी हाइड्रोजन जो है उसका मास जो है उसको अपने अप्रोक्स 1U लेके चलते हैं। ठीक है, तो जितने Z होगा यानी जितने हाइड्रोजन होंगे, सॉरी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने टाइम्स हो जाएगा, तो ZU बन जाएगा। ऐसे न्यूट्रॉन जितने होंगे अप्रोक्स ही न्यूट्रॉन का उतना लेके चलते हैं, तो न्यूट्रॉन का N इंटू अप्रोक्स 1U तो NU बन जाएगा।
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो Z प्लस N इसका एटॉमिक मास बन जाएगा किसी का, Z प्लस N। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी आ गया। अब Z क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी न्यूट्रॉन्स है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या मिल जाएगी, न्यूक्लियॉन्स मिल गई। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, वो चीजें जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है, द पार्टिकल विच आर सिचुएटेड या विच आर एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये अपने पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बन गया। अब न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स और टोटल न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो और न्यूक्लियाइड्स नोटेशन यानी न्यूक्लियस को अगर अपने कैसे डिनोट करते सिंबल से, तो वही होगा। अगर मान लें हमारे पास X कोई न्यूक्लियस है, वो यहाँ पे लिखेंगे बेटा Z का मतलब उसका एटॉमिक नंबर है Z, और यहाँ पे लिखेंगे A क्या होता है बेटा, A होता है उसका एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास जो होता है, उसका जो मास होता है वो, इसको Z प्लस N भी आप लिख सकते हो, ये ध्यान रखना बेटा, A ही Z प्लस N है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। तो इसको ही आप A लिख सकते हो और इसी को आप Z प्लस N लिख सकते हो, लेकिन Z प्लस N नहीं लिखना, अपने को Z इक्वल ZXA लिखना है, इस साइड में लिखना है। ऊपर हमेशा एटॉमिक मास आएगा, नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे, और स्टेबल फॉर्म में इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे Z। क्लियर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये तो अपने को A, यहाँ पे A ही कंसीडर करना है। तो ये इसको लिखने का तरीका हो गया। एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है 79 AU मतलब गोल्ड होता है 197, तो इसका मतलब इसके अंदर 79 तो प्रोटॉन्स है और 118 न्यूट्रॉन्स है। क्यों है, क्योंकि ये बेटा क्या बन गया, ये बन गया Z प्लस N। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, तो ये आपके पास Z प्लस N की वैल्यू है, तो इक्वल टू अपने पास आ गई बेटा 197। कितनी है, 197। तो Z की वैल्यू अगर 79 है, प्लस में N इक्वल टू 197 आ जाएगा, तो N की वैल्यू ये इधर जाकर माइनस कर लेंगे तो 118 आ जाएगा न्यूट्रॉन्स। क्लियर। ये अपनी नोटेशन है अपने किसी न्यूक्लियस को कैसे नोटेशन। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आइसोटॉप्स। अब कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ी। सबसे पहली बात, आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए सेम Z होता है, डिफरेंट N होता है। क्या होता है, आइसोटॉप्स, हाँ सेम Z होगा, इसका मतलब एक न्यूक्लियस मेरे पास ये है, एक न्यूक्लियस मेरे पास ये है, तो इसके लिए क्या होता है बेटा Z1 और इसके लिए Z2 मान ले, इसका एटॉमिक मास A1 मान लेता हूं, इसका एटॉमिक मास A2 मान लेता हूं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, Z1 इक्वल टू Z2 होता है, यानी ऐसे दो न्यूक्लियाई जिनके लिए एटॉमिक नंबर सेम है या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट A1 नॉट इक्वल टू A2, इसका मतलब एटॉमिक मास सेम नहीं। अब यहाँ पे फिर सोचने वाली बात है, A1 का मतलब क्या बेटा Z1 प्लस N1 है, और A2 का मतलब क्या बेटा Z2 प्लस N2 है। अब Z1 Z2 के तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब अगर A1 A2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब रियल में क्या हो गया कि N1 नॉट इक्वल टू N2 है। इट मींस ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए सेम प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, उनको बोलते हैं अपने पास आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। एग्जांपल, ड्यूटेरियम के लिए 1s2 है, तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है। ट्राइटियम के लिए 1h3 है, क्या है 1s3, तो इसका मतलब इसके अंदर 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी नोट करने वाली बात है, आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो बेटा सेम होती है। क्या होती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम होता है, ओनली केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। किसके लिए, आइसोटॉप्स के लिए। और आइसोटॉप्स होते क्या है, सीधी सी बात है, प्रोटॉन इक्वल न्यूट्रॉन डिफरेंट। उसके बाद में आते बेटा आइसोबार्स। क्या आते हैं, आइसोबार्स। अब आइसोबार्स ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं, कहां जा रहे हैं भाई, आइसोबार ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनके अंदर मास नंबर सेम होता है लेकिन Z डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये अगर मेरे पास न्यूक्लियाई, ये मेरे पास न्यूक्लियाई है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये A1 है, ये A2 है, इस कंडीशन में A1 इक्वल टू A2 होगा, बट Z1 नॉट इक्वल टू Z2 होगा, एटॉमिक नंबर
सेम नहीं होते, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होते, लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम होते हैं। क्लियर? इसका मतलब यह है कि जितने प्रोटॉन इसके अंदर कम होंगे, इफ Z1 लेस ग्रेटर देन Z2, इट मींस उसको, इन दोनों को सेम करने के लिए A1 इक्वल टू A2, N2 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा N1 की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं भी, बच्चे ज्यादातर समझ नहीं पाते। अब इसके बाद में सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट Z होता है, उनको बोलते हैं आइसोबार्स। एग्जांपल के 1H3 आ गया तो और 2He3 आ गया। अब यहाँ पे Z इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास जो है वो सेम 3 इसको बोलते हैं बेटा अपने पास आइसोबार्स। अब आता है आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियस जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं लेकिन Z डिफरेंट होते हैं। ऐसे न्यूक्लियस जिनके लिए सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं नंबर, बट डिफरेंट Z, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, उनको बोलते हैं आइसोटॉन। एग्जांपल जैसे AT मरकरी Hg198 आ गया 79। अब इसके अंदर अगर आप निकालना चाहो न्यूट्रॉन, तो इसके अंदर 118 आएंगे और इसके अंदर अभी 118 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 198 में से 80 घटा लोगे और इसमें से ये घटा लोगे, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसके अंदर न्यूट्रॉन सेम उतनी है और उसमें भी उतनी है, इसको बोलते हैं आइसोटॉन्स। अब एक चीज और बता देता हूं, आपकी बुक में तो नहीं है पर अपने बता देते हैं, मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई भी होते हैं बेटा, मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? वो होते हैं बेटा कि अगर एक मेरे पास न्यूक्लियाई है, दूसरा मेरे पास न्यूक्लियाई है, इसके अंदर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन Z2 है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N2 है। इस कंडीशन में मिरर के जैसे वर्क करता है, यानी Z1 जो होगा वो तो इक्वल होता है N2 के, और Z2 होता है वो इक्वल N1 के। इट मींस क्या हो गया? फर्स्ट के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेकंड न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होगा। फर्स्ट के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेकंड में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, इसको मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास साइज ऑफ न्यूक्लियस, और ये इस टॉपिक को अपने बाइंड अप करेंगे इसी साइज ऑफ। अब बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की। तो जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट में अपने को पता लगा था कि बहुत टिनी वॉल्यूम है, टिनी स्पेस है, जिसके अंदर सारा मास एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। तो अब जब गाइगर मार्शल ने अल्फा पार्टिकल वो स्कैटरिंग की थी, तो वो जो अल्फा पार्टिकल है 5.5 MeV एनर्जी का, वो लगभग गोल्ड फॉइल से इतना दूर तक पहुंच गया था, सेंटर से अप्रोक्स इतना पहुंच गया था। तो इसका मतलब ये है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास जाकर वापस है, इसका मतलब अगर इतना पास पहुंच गया तो इसका न्यूक्लियस का साइज इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए। पहुंचने का मतलब बाउंड्री तक जाके वापस आया होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली न्यूक्लियस को तो टच नहीं करेगा, इसका मतलब थोड़ा दूर से निकल के वापस आ जाएगा। अगर ये इतना पास तक पहुंच गया है तो इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज इससे भी छोटा होता है। तो न्यूक्लियस का साइज जो है 4.0 इंटू 10⁻⁻14 से भी छोटा होता है। इसके बारे में फिर आगे बढ़े। न्यूक्लियस की रेडियस की बात आती है, तो न्यूक्लियस की रेडियस जो है वो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एटॉमिक नंबर की पावर 1/3 की। और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं R0, और R0 जो होता है वो होता है एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है अप्रोक्स 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और 10⁻⁻15 को फर्मी बोलते हैं, यानी 1 फर्मी जो होता है बेटा वो होता है 10⁻⁻15 के इक्वल। तो इसी को आप लगभग 1.2 FM या फर्मी लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे रेडियस से अपने को क्या पता लगा? हमें 2-3 चीजें पता लगी बेटा, साइज के हिसाब से बात करते हैं अपने। तो पहली चीज क्या पता लगी? पहली चीज पता लगी कि न्यूक्लियस का जो साइज है, कहां गया, ये लो, न्यूक्लियस का जो साइज है, रेडियस जो है वो R प्रोपोर्शनल है A⁻⁻1/3 के, तो R इक्वल टू बन जाएगा बेटा R0 A⁻1/3, और R0 की वैल्यू मैंने आपको बता दी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 अप्रोक्स मीटर के अंदर ही आएगी। उसके बाद में अगर इसकी बात करें बेटा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम के लिए अपने मान के चलते ऑलवेज
अप्रोक्सीमेटली वो स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम लगाएंगे तो बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो 4/3 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, आर क्यूब मतलब आर नॉट ए की पावर 1/3 की क्यूब आ जाएगी। क्लियर? क्या आ जाएगी? 1/3 की क्यूब आ जाएगी सर। अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं, इसके बाद में हम अगर इसकी स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा बेटा 4 क्या बन जाएगा 4/3, एक तो चल जा भाई, 4/3 बन गया बेटा। इसके आगे यहां पे लिख देते इधर 4/3 पाई आर नोट की क्यूब हो जाएगी और ए की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाए तो ए की पावर 1 आ जाएगी। इसका मतलब वॉल्यूम जो है, अब यहाँ पे 4/3 पाई आर नोट ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास नंबर के। इट मींस वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? Z प्लस एन के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z प्लस एन। क्लियर? नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये हमारे पास रेडियस है। अब रेडियस से भी एक क्वेश्चन बन सकता है और वॉल्यूम से भी क्वेश्चन बन सकता है और डेंसिटी से भी बन सकता है। कैसे बनेगा वो बताऊंगा, पर पहले अपने इसकी फाइंड करते हैं डेंसिटी। क्या फाइंड करते हैं? डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी अगर फाइंड करते हैं तो डेंसिटी क्या होगी बेटा? डेंसिटी आती है मास ऑफ रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास अपॉन वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी अगर अपने वैल्यू फाइंड करते हैं तो रो इक्वल टू आ जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, रो इक्वल टू आ जाएगा, मान लेता हूं मैं मास mn है, अब मुझे नहीं पता न्यूक्लियस का मास कितना है, अपॉन में इसका जो वॉल्यूम आया वो 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर नोट क्यूब ए आएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा तो आएगा 3/4 एंड mn आ जाएगा, अपॉन में पाई आर नोट क्यूब ए आ जाएगा। ये इसकी डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर? अगर डेंसिटी की बात करें, कहां गया, तो इसकी जो डेंसिटी आती है वो अप्रोक्स ये आती है बेटा, बहुत हाई डेंसिटी, 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, इतनी ज्यादा है। जबकि देखो बेटा वाटर की जो डेंसिटी है वो 10⁻3 है अप्रोक्स, यानी पर मीटर क्यूब के अंदर 1/1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, इस क्यूब के अंदर अगर वाटर की बात करें तो 10⁻3 यानी 1000 लीटर इतना आएगा, इतना मास। लेकिन सॉरी 1/1 क्यूब की बात करें तो उसका जो उसके अंदर जो मास होगा वो अप्रोक्स 10 क्विंटल या मान लो 1000 केजी होगा। जबकि अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर 1/1 के क्यूब के अंदर जो मास होगा बेटा वो 2.3 इंटू 10⁻17 केजी, इतना ज्यादा डेंस है। और इस एक्सट्रीमली हाई न्यूक्लियर डेंसिटी को बोल कंफर्म दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ये चीज क्या प्रूव करती है हमारे पास? ये चीज प्रूव करती है कि ज्यादातर जो एटम का स्पेस है वो खाली है, इतनी ज्यादा। यानी यहां पर ये भी ध्यान रखना बेटा 2.3 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी रेंज है, 10⁻17 की रेंज। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि R की वैल्यू आपको गिवन थी R नॉट A की पावर 1/3। अब यहाँ पे आपको A दे देगा, एक के लिए A1 दे देगा। मतलब एग्जांपल लेते हैं, कोई भी मेरे पास X है, ZX64 मान लेते हैं, और एक आ गया बेटा ZX मान लेते हैं 125। आपको पूछ ले कि इन दोनों की रेडियस का रेशियो, देन आपको A1 A2 रखना है। देन अगर R1 की वैल्यू निकालोगे तो बन जाएगा R नोट, और A1 की जगह रख देते हैं बेटा 64 की पावर 1/3 अपॉन में R2 की जो वैल्यू आई वो आई R नोट, एंड ये आ जाएगी 125 की पावर 1/3। R नोट से R नोट कैंसिल हो जाएगा, R1/R2, ये नेट में भी एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये बन जाएगी बेटा 4, क्योंकि 64 की पावर 1/3 होती है तो 4 आ जाएगी, क्यूब रूट आ जाएगा, और इसका आ जाएगा अपने पास 5, तो 4/5 रेशियो आ सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन डेंसिटी पर पूछा जा सकता है, वॉल्यूम का रेशियो भी पूछा जा सकता है। वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम के लिए सीधे ही पता था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A है, तो वॉल्यूम का रेशियो यही आ जाएगा, यानी V1/V2 जो आएगा वो 64/1
125 आ जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा कुछ दिया जाएगा जो कैंसिल आउट करके इसको कट करके कुछ छोटा रेशियो बन जाए। और डेंसिटी का भी पूछा जा सकता है और डेंसिटी का रेशियो भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको क्या करेगा बेटा, आपको ये सब गिवन करेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन कर देगा और ये गिवन कर देगा, तो इसकी डेंसिटी रो बना जाएगी। ऐसी एक दूसरा और लेके आएगा जिसके लिए मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन कर देगा और ए गिवन कर देगा, उसके लिए जैसे मान लेते हैं ZXA और ZYA मान लेते हैं। इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, आपको ए गिवन हो गया, ए गिवन होगा, दोनों के ए गिवन होंगे। इसके लिए आपको मास ऑफ न्यूक्लियस भी गिवन होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस भी गिवन होगा और इन दोनों को पुट करके आप फाइंड कर सकते हो। ऐसा न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें अपने बहुत सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर किए मैंने आपके लिए, ताकि बच्चे बस एक दो वीडियो में, दो तीन वीडियो में सारा चैप्टर क्लियर कर पाए। आज अपने क्लियर किया, इंट्रोडक्शन कर लिया, एटॉमिक मास कर लिया, एटॉमिक मास यूनिट कर लिया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कर लिया, टाइप ऑफ न्यूक्लियर कर लिया, साइज ऑफ न्यूक्लियस कर लिया और कुछ डेंसिटी कर लिया और रेडियस फाइंड कर लिया, बहुत सारी चीजें फाइंड कर ली। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू एंड कीप स्टडिंग। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर 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 बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा।